नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के खिलाफ कांग्रेस ने राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर बांदा शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि उन्नाव में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान चल रहा था और इसी बीच सतीश महाना कार्यक्रम छोड़कर चले गए। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रगान का अपमान बताते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेसियों ने कहा है कि ये कार्रवाई कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर की जा रही है। उनका कहना है कि यदि पुलिस द्वारा मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी की ओर से आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की सत्ता पक्ष की सरकार पर भी निशाना साधते हुए कार्रवाई की मांग की। आज बांदा जिला कांग्रेस कमेटी के साथ हम लोग बांदा कोतवाली आए हुए हैं। आप सबको जैसा कि मालूम है कि पिछले दिनों उन्नाव में कार्यक्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी द्वारा वहाँ पर सलामी ली गई और उसी समय राष्ट्रगान चल रहा था और उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान करते हुए उसकी अनदेखी करते हुए वहाँ से चल दिया। हमारी सब कांग्रेसियों की मांग है कि ये राष्ट्रद्रोही है, इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोही का मुकदमा होना चाहिए और इसकी जांच करके जो भी दोषी पे कार्रवाई करनी चाहिए। इसी को लेकर के आज हम लोग कोतवाली में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना है। आगरा में तमिलनाडु एक्सप्रेस शव कांड का 19 दिन बाद बड़ा खुलासा हुआ है। आगरा कैंट स्टेशन पर 5 अगस्त को जनरल बोगी से लाल ट्रॉली बैग में शव के 18 टुकड़े बरामद हुए थे। जांच में चेन्नई करेक्शन सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक और युवती लाल ट्रॉली बैग लेकर जाते दिखाई दिए। पुलिस के मुताबिक चेन्नई में हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटा गया और पकाया गया। पुलिस पूछताछ में मृतका की पहचान हतायुन निशा गुदुवांचेरी के रूप में बताई गई है, जो एक निजी कंपनी में काम करती थी और उसका एक बेटा भी है। इसके बाद शव के टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक कर ट्रॉली बैग में रखा गया। चेन्नई रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से जांच को अहम सुराग मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आपको बताते चले कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हरिशंकरी पौधों का विशेष पौधारोपण अभियान चलाया गया। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कलेक्ट्रेट परिसर में वन विभाग, नगरपालिका और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के साथ हरिशंकरी पौधों का विधि विधान से पूजन कर पौधारोपण किया। इस दौरान इन पौधों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक बताते हुए प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ने का संदेश दिया गया। हरिशंकरी पौधे में पीपल, बरगद और पाकड़ तीनों वृक्षों का समावेश होता है, जिन्हें धार्मिक मान्यताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। अभियान के जरिए लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया गया। हरिशंकरी पौधों को लंबे समय तक हरियाली और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के साथ पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आज पूरे जनपद में जिस तरह से हरित क्रांति को लेकर के और स्वच्छता अभियान को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक अभियान लगाया, जिसमें पूरे जनपद में ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में और नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी हरिशंकरी जो एक निरंतर अभियान के अंतर्गत लगा रहे हैं। निश्चित रूप से अभी तक 763 हरिशंकरी लगाई जा चुकी है और ये अभियान बांदा को हरित क्रांति की ओर ले जा रहा है। ये आज हमारे आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय द्वारा 25 अगस्त का दिन निश्चित किया गया था। बांदा पूरे जनपद में सभी ग्राम सभाओं में एवं सभी वार्डों में हरिशंकरी पौध का रोपण हो रहा है। हरिशंकरी में 3 पौधे लगते हैं, पीपल, पाकड़ और बरगद, और इसको उत्सव पूर्वक हरिशंकरी की पूरी टीम जो लोक भारती और अन्य आनुषंगिक संगठनों की है, सभी ने मिलकर उत्सव पूर्वक इन पौधों को रोपण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में बढ़ती महंगाई को लेकर सद्भावना जनहित सेवा मंच ने
मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। मंच के अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से आम लोगों को हो रही परेशानी का मुद्दा उठाया गया। मंच ने कहा कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं की महंगाई से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अध्यक्ष प्रमोद गुप्ता ने शासन प्रशासन से महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो मंच संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। सद्भावनाजनक सेवा मंच द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है महंगाई को लेकर के। इनका ज्ञापन है कि महंगाई जो आम जन के उपयोग की चीजें हैं उसमें महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, किसी तरह की कालाबाजारी न होने दिया जाए। यही सब चीजें की मांगे हैं उसको आगे। सोनभद्र में रक्षाबंधन को लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बड़े स्तर पर राखियां तैयार कर रही हैं। करीब 150 समूहों की महिलाएं इस काम में जुटी हैं और इस बार 20 से 30 हजार राखियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक महिलाएं 5000 से अधिक राखियां तैयार कर चुकी हैं। राखियों की बिक्री से महिलाओं को हर साल अच्छी आय भी हो रही है। इसी क्रम में हिंदूवादी क्लस्टर की महिलाओं ने जिलाधिकारी चर्चित गौड़ को राखी बांधकर सुरक्षा और सहयोग का संदेश दिया। डीएम ने महिलाओं के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें नई पहचान दिलाने के लिए ब्रांडिंग पर जोर दिया। वहीं महिलाओं ने आजीविका मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों से सहयोग मांगा। मेरा नाम नीलम है सर। हम लोग हिंदुआरी क्लस्टर से आए हुए हैं और हम लोग अभी राखी का कार्य शुरू किए हैं, जिसमें हमारे मतलब सियल्लक में कम से कम 20 महिलाएं राखी का कार्य कर रही हैं। अभी तक सर वो 5000 से ऊपर राखी बना चुकी हैं और मार्केटों में सेल भी लगा चुकी हैं, जिसमें कि वो हर साल 50-60 हज़ार से ऊपर उन लोग की आमदनी राखी को बेचकर हो जाती है। तो हम लोग आज कलेक्टेड आए हुए हैं, जिसमें कि डीएम सर को राखी बांधकर और अपने स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों को उनका सुरक्षा करने का उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं आज। जनपद सोनभद्र में जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन लोगों के द्वारा जो इस बार राखी का त्यौहार है उसमें अपने स्तर से राखियों का वो बनाया जा रहा है और वो लगभग 20 से 30 हज़ार राखियाँ बना रही हैं और लगभग 100-150 के लगभग समूह जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके द्वारा इसके अलावा जो मीठा जो दिया जाता है, बिस्किट या उस तरह की जो चीज़ें हैं, वो भी उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उसी को जनपद सोनभद्र में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो भी वो राखी का त्यौहार मना रहे हैं, उसमें जो हमारी समूह की बहनें हैं, उनके द्वारा जो राखी बनाई जा रही हैं और जो उनके द्वारा बाकी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उससे वो अपनी राखी बनाएँ, ताकि उनके सेलिब्रेशन के साथ-साथ जो यहाँ की महिलाएँ हैं, उनको भी उसका लाभ मिल सके और जो आमदनी है वो हमारी समूह की महिलाओं की बढ़ाई जा सके। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के फफूंदी गांव में 2 पारिवारिक पक्षों के बीच विवाद के बाद फायरिंग का मामला सामने आया है। बबेरू के क्षेत्राधिकारी कृष्णकांत त्रिपाठी ने किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तमंचे से गोली चला दी। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेजा गया। डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया है। पुलिस ने घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामले में सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। घटना के बाद मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। जनपद बांदा के थाना बबेरू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम फफूदी से सूचना प्राप्त हुआ था कि 2 पारिवारिक पक्षों के मध्य किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई है, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर तमंचे से फायर कर दिया गया। सूचना मिलते ही तत्काल थाना फोर्स द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को मेडिकल कॉलेज बांदा एडमिट करा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के संदर्भ में तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
सभी नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए तथा घटना में प्रयुक्त तमंचे को बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था। सोनभद्र पुलिस ने गुम और खोए मोबाइल फोन की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है। CEIR पोर्टल के जरिए पुलिस ने जुलाई 2026 से अब तक 207 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तकनीकी विश्लेषण, लगातार मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग के जरिए इन मोबाइलों को बरामद किया गया। सर्विलांस सेल, SOG और विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ऋषभ रुड़वाल ने बरामद सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने सोनभद्र पुलिस का आभार जताया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में उसकी सूचना CEIR पोर्टल पर जरूर दर्ज कराएं, जिससे मोबाइल को ट्रेस कर बरामद करने में मदद मिल सके। तो तस्वीरें देख सकते हैं जहां पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल करते हुए खोए हुए मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। आपको बताते चले कि पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की गई। स्थानीय मोबाइल मालिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की, तो वहीं खोए हुए मोबाइल फ़ोन पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। तस्वीरें देख सकते हैं जहां सोनभद्र पुलिस ने गुम और खोए मोबाइल फ़ोन की बरामदगी में बड़ी सफलता हासिल की है। CEIR पोर्टल के जरिए पुलिस ने जुलाई 2026 से अब तक 207 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तकनीकी विश्लेषण, लगातार मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग के जरिए इन मोबाइलों को बरामद किया गया है। सर्विलांस सेल, SOG और विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो वहीं पर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ऋषभ रुड़वाल ने बरामद सभी मोबाइल उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने सोनभद्र पुलिस का आभार जताया। तो वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल फ़ोन गुम होने की स्थिति में उसकी सूचना CEIR पोर्टल पर दर्ज कराएं, जिससे मोबाइल को ट्रेस कर बरामद करने में मदद मिल सके। तो तस्वीर देख सकते हैं जहां सोनभद्र पुलिस ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 2026 से अब तक 207 मोबाइल फ़ोन कुल बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं जहां मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं और सभी फ़ोन स्वामियों को उनके फ़ोन वापस कर दिए गए। तो वहीं सोनभद्र पुलिस की लोगों ने सराहना भी की। तो देखिए, आने वाले रक्षाबंधन के त्यौहार पर जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा जनपद सोनभद्र के सभी माताओं, बहनों और उनके परिवारजन को CEIR पोर्टल के माध्यम से आज 207 मोबाइल फ़ोन, जिनकी अनुमानित कीमत 30 लाख की है, उनको प्रदान किए जा रहे हैं रिकवर करके। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा उनके लिए गिफ्ट है रक्षाबंधन के त्यौहार पे। इस बरामदगी में थाने की सभी थानों की टीम, क्राइम टीम और SOG की टीम ने जो जॉइंट ऑपरेशन के तहत जो है इन सभी मोबाइल्स को रिकवर किया है और आज इनको जो है उनके स्वामी को लौटाया जाए। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र के खैरटिया में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सड़क पर भरे पानी और कीचड़ के बीच धान रोककर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि ओम चौराहे से रेणुका नदी तक करीब 2 किलोमीटर सड़क पिछले 5 वर्षों से जर्जर हालत में है, जिससे करीब 10,000 की आबादी परेशान है। सड़क के गड्ढों में जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित है और बाइक सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बारिश के दौरान कीचड़ और पानी की समस्या और बढ़ जाती है। स्कूली बच्चों और राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। वहीं अपना दल के जिला महासचिव शिव दत्त दुबे ने कहा कि खनिज विकास निधि का इस्तेमाल क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
तो तस्वीरें देख सकते हैं सोनभद्र से दिखा रहे हैं, जहां सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र के खैरटिया में बदहाल सड़क को लेकर के ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया है। आपको बताते हैं कि ग्रामीणों ने सड़क पर भरे पानी और कीचड़ के बीच धान रोपकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि ओम चौराहे से रेणुका नदी तक करीब 2 किलोमीटर सड़क पिछले 5 वर्षों से जर्जर हालत में है, जिससे करीब 10,000 की आबादी परेशान है। सड़क के गड्ढों में जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित है और बाइक सवार आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बारिश के दौरान कीचड़ और पानी की समस्या और बढ़ जाती है। स्कूली बच्चों और राहगीरों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। वहीं अपना दल एस के जिला महासचिव शिवदत्त दुबे ने कहा कि खनिज विकास निधि का इस्तेमाल क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के विकास में किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। क्योंकि ये सड़क हम लोग को रोज आना जाना इसी से, हमारे बच्चे इसी रोड से रोज पढ़ने जाते हैं, लेकिन इतना खराब यहाँ का रास्ता है कि हमारे बच्चे नहीं आ जा पा रहे हैं और यहाँ तक कि हम लोग भी नहीं जा पाते। अक्सर कभी कभी लाइट नहीं होती तो हम लोग गिर भी जाते हैं इस रास्ते पे। अक्सर हम लोग के लिए ये आना जाने के रास्ते के लिए बहुत ज्यादा खराब रास्ता ये हो चुका है। लगभग ये स्थिति कितने वर्षों से बनी हुई है? लगभग वही 4-5 सालों से इसकी स्थिति ऐसी हुई है। हम लोग कई बार इसके लिए कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नतीजा इसका नहीं आज तक निकला है। हर बरसात में ही ऐसा हो जाता है। ये बस बहुत करेंगे लोग, भस्सियां गिरा देंगे, भस्सियों से फिर क्या होगा, फिर भस्सियां रह जाती हैं बारिश में, इसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। तो कोई चोटिल भी होता है गिर के? बिल्कुल चोटिल होता है। हम लोग कई बार हम लोग खुद भी गिर चुके हैं। ये सोनभद्र जिला के चौपन ब्लॉक के अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी ग्राम पंचायत का टोला खरटिया है और ये ओम चौराहा है। ओम चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर नदी तक की रोड है और इसमें लगभग 1000 गड्ढे हैं। गड्ढों में पानी है, बगल में न तो कोई लाइट की व्यवस्था है, न तो नाली है। उसके बावजूद यहाँ पर गड्ढों में आए दिन राहगीर जो है इन गड्ढों में गिर करके दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं और चोटिल होते रहते हैं। कई लोगों की दुर्घटनाएं से मौत भी हो चुकी है जो है। इसके बारे में जिला प्रशासन को भी, यहाँ के एसडीएम को भी अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ के अधिकारी बिल्कुल सुनते ही नहीं है जो है। केवल आश्वासन पे आश्वासन उनका होगा कि हो जाएगा और जनता यहाँ पर कष्ट से करार। सोनभद्र में हाथीनाला थाना पुलिस और एएनटीएफ यूनिट लखनऊ की संयुक्त टीम ने एम्बुलेंस से गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। एम्बुलेंस के गुप्त कैबिनेट से 81 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक गांजे को एम्बुलेंस के गुप्त कैबिनेट में एल्यूमिनियम की चादर के नीचे 36 टेप शुदा बंडलों में छिपाकर रखा गया था। बरामद गांजे की कीमत करीब 41 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि एम्बुलेंस समेत कुल 48 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक समीर सरकार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि गांजे की खेप ओडिशा के संबलपुर से सुल्तानपुर पहुंचाई जानी थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। हाथीनाला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने तस्करी के इस पूरे तरीके का खुलासा किया है। अधिकारियों का कहना है कि तस्करी के नए तरीकों के बावजूद पुलिस की निगरानी लगातार जारी है। देखिए, आप सभी लोग अवगत हैं कि जनपद सोनभद्र पुलिस के द्वारा, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अवैध गांजे की तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, शुद्धि ऑपरेशन शुद्धि के नाम से। उसी ऑपरेशन के तहत बीती रात 24-25 की रात्रि में एएनटीएफ की टीम लखनऊ से आई हुई थी और हमारी हाथीनाला पुलिस थी। इनको मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति गांजा लेकर के हाथीनाला होते हुए दुद्धि मार्ग से जाते हुए जो है जा रहा है। इस सूचना पर हाथीनाला तिराहे पर चेकिंग प्रारंभ की गई, संयुक्त चेकिंग की गई एएनटीएफ के द्वारा और थाना हाथीनाला पुलिस के द्वारा। तो एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
आगरा में धोखाधड़ी के एक परिवाद में 13 साल बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जिस आरोपित को रिकॉर्ड में मृत दर्शाया गया था वह सड़क पर स्कूटर चलाते हुए मिला। वादी पक्ष ने आरोपित की फोटो खींचकर उसे अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश किया। इसके बाद नगला बैनी प्रसाद गांधीनगर निवासी आरोपित ताराचंद्र शर्मा ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। मामला 1999 में धोखाधड़ी और फर्जी वसीयत तैयार करने के आरोप से जुड़ा है, जिसमें अदालत ने ताराचंद्र शर्मा को तलब किया था। हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। वादी पक्ष ने आरोपित के जीवित होने के साक्ष्य अदालत के सामने रखे। मामले में विशेष सीजेएम शिवानंद गुप्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। अदालत ने जमानत खारिज करते हुए आरोपित को जेल भेजने के आदेश दिए। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के फुफुंदी गांव में सोमवार रात नशे की हालत में एक युवक ने अपने चचेरे भाई को गोली मार दी। मामूली विवाद के बाद हुई फायरिंग में 40 वर्षीय उमाशंकर कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सोनू नशे में उमाशंकर से गाली गलौज कर रहा था। उमाशंकर ने विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान सोनू ने उमाशंकर को गोली मार दी। गोली लगने के बाद परिजन उन्हें बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी और कोतवाली प्रभारी संजय कुमार द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाई और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कहां से आए हैं? फुफुंदी से। क्या मामला है, कैसे घायल अवस्था में लेके आए हैं? अभी वो उधर बैठ वो मतलब उनका वो है पीटी तो ये आपका कौन था जिसकी गोली लगी है? ये हमारा दादा है। दादा है। क्या मामला हुआ था? वो उधर बैठे तो वो आया दारू पी के तो गाली देने लगा तो कह रहा घरे जाओ। तो उधर माँ की गाली देने लगा तो वो गया, थोड़ा धकेल दिया, बस इतने में पूरा घर आ गया। लाठी वाठी लेकर उसने मार दी गोली ऊपर से। गोली किसने मारा? रामू ने। रामू ने। पेशेंट का नाम उमाशंकर कुशवाहा, उसके पिताजी का नाम संता था, उम्र 40 साल, फुफुंदी का रहने वाला है। पुलिस और परिजनों द्वारा लाया गया साथ में और गंभीर अवस्था में उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल रिफर कर दिया गया। क्या बताया गया? बताया गया कि गन शॉट मतलब फायर इंजरी केस है वो। कितने घाव थे? कुशीनगर जिले में कप्तानगंज स्थित सच्चिदानंद हॉस्पिटल में नवजात बच्ची की मौत को लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार प्रसव के बाद बच्ची को स्वस्थ बताया गया था, लेकिन बाद में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल के एनआईसीयू में भर्ती कराया गया। 24 अगस्त की सुबह अस्पताल की ओर से परिजनों को बच्ची की मौत की सूचना दी गई। परिजनों का आरोप है कि जब वे एनआईसीयू पहुंचे तो बच्ची जीवित थी और उसमें हरकत दिखाई दे रही थी। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही बरते और मामले को दबाने का आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच कराकर नवजात की मौत की वास्तविक वजह सामने लाने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। 19 तारीख को हमारी भवा थी, छोटे भाई की पत्नी, वो एडमिट थी यहाँ पे डिलीवरी के लिए। 20 तारीख को प्री मैच्योर बच्ची होती है तो हमने कहा कि अगर आपके पास इलाज की व्यवस्था ना हो तो हमें किसी बड़े अस्पताल बता दिए, हम वहाँ लेके चले जाएंगे। इन्होंने कहा हमारी बच्ची ठीक है। 2 दिन 3 दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, वो 3 दिन से छुट्टी नहीं कर रहे थे। कल शाम को हमारी भवा जब बच्ची को देखने गई, कथित आईसीयू में, कोई एनआईसीयू है नहीं वहाँ पे, कथित रूप से एक ब्रेंच पे रखा गया है, वहाँ देखने गई तो बच्ची के ऊपर चींटियाँ चल रही थी। वो आके शिकायत की। हमने कहा कि देखिए मैडम, अगर आपके बस की बात नहीं तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। अब मैडम के 2 अलग अलग बयान है, 2 लोग अलग अलग आए हैं। 1 बजे कर एक बच्ची की हालत खराब होता है, 1 बजे रात को बच्ची की हालत खराब हो गई, अपने परिजनों को क्यों नहीं बताया? दूसरा कह रहे कि 7 बजे बच्ची। गोरखपुर के बख्शीपुर स्थित राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के बाहर सोमवार को छुट्टी के बाद छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई। घटना में 4 छात्र घायल हो गए। घायलों में कक्षा 7 के प्रथम सोनकर, कक्षा 9 के अक्षत सिंह और कक्षा 10 के प्रिंस प्रजापति समेत 4 छात्र शामिल हैं। घायल छात्रों के अनुसार विवाद की शुरुआत स्कूल के अंदर हुई थी। आरोप है कि छुट्टी के समय कॉलेज गेट के बाहर पहले से मौजूद दूसरे गुट के छात्रों के साथ कुछ बाहरी युवक भी पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हुई और चाकू चलने लगे। छात्रों ने आरोप लगाया कि हमलावरों की संख्या 20 से अधिक थी और उन्हें पहले से योजना बनाकर निशाना बनाया गया।
घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। शिक्षकों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार कराया गया। कोतवाली थाना प्रभारी पंकज सिंह के मुताबिक करीब 2.5 महीने पहले भी दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल छात्रों व बाहरी युवकों की भूमिका की जानकारी जुटाई जा रही है। थाना कोतवाली अंतर्गत दो पक्ष के बीच में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के लोग स्कूली छात्र थे। दोनों पक्षों में के बीच में चोट आई है, जिनको कि रेफर करते हुए मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। मेडिकल कराते हुए दोनों पक्षों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कुल 5 लोगों। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।